ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य की भांति 5 भागों में हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे। दैनिक पंचांग में जो डेटा लिए गए हैं वह दृक पंचांग से संकलित किए गए हैं और छवि गूगल से ली गई है। यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो चलिए श्री गणेश का को स्मरण करते हुए चलते हैं पंचांग की तरफ। इसके पूर्व की पंचांग की तरफ हम चलें। पंचांग की के बारे में जो हम जानते हैं उसे एक बार पुनरीक्षण करते हैं कि हम क्या जानते हैं, वास्तविक स्थिति क्या है। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति के निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित कराने करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए, आइए पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़े। साथ ही साथ अनुरोध है, साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर सकें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए पंचांग के अब तक चलते हैं और इस पंचांग में इस सूची, जिसे इंडेक्स कहा जाता है, हर हर सूची की एक चर्चा करते हैं कि उसमें क्या वर्णित है। तो पंचांग 5 भागों में है। पहला भाग में हम पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों के गोचर पर बात करते हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। और इसी का पहले भाग का ही पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग निर्मित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं, संकलित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और आज नक्षत्र जिस जहां गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है हर जातक, यह इसे देखा जा सकता है। और ये इसे तारा बलन कहते हैं। यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो कि जातक के पूरे भविष्य के बारे में हम देख सकते हैं, जातक 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार। और चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में केवल हम आज के दिन का देखते हैं। यह आपको बताते चले, यही 9 तारा चक्र पद्धति है जिस पर कई लोग, नाम नहीं लेना चाहेंगे, पीड़ित व्यक्ति से असंतुलित पैसा उगाही कर रहे हैं, जबकि ये बहुत आसान है समझना। तो जरूर देखें 9 तारा चक्र पद्धति पर हमारा जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहेगा। यह चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में है और 9 तारा चक्र पद्धति जीवन के पूरे काल के लिए। तीसरा जो हमारा प्रस्तुति है वह है
जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चौथी प्रस्तुति, यह चंद्रमा इस राशि में अब हमारे जन्म कुंडली में होता है और आज जिस राशि में गोचर कर रहा है उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। चौथा भाग आज के चौघड़िया से संबंधित है। चौघड़िया वो एक प्रकार का मुहूर्त होता है और यह अशुभ और शुभ काल किसी कार्य को करने का के संबंध में चर्चा करता है, बताता है। पांचवा और अंतिम भाग, आज अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग। स्वागत है आपका पहले। आज का दिनांक 31 जुलाई 2025, माह श्रवण, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलियुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:16 पर, सूर्यास्त 6:36। दिशा शूल आज का दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यदि यात्रा करने की बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में सुख बनाए, यात्रा में सुखता लाए। पंचांग के पांचों अंक, वार गुरुवार, तिथि कल भोर में 4:58 तक सप्तमी जो कि भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि या मध्य रात्रि कहें 0:41 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति। योग कल भोर में 4:32 तक साध, उसके बाद सो। करण अपराह्न 3:47 तक गर्भ, उसके बाद कल भोर में 4:58 तक वनिज और फिर विष्टि भद्रा। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोले शंकर को याद करते हैं। हाँ, एक चीज बोलना भूल गए, सनराइज एट 5:16 AM, सनसेट एट 6:36 AM। तो भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है। तो शिव का वास जब तक सप्तमी है तब तक भोजन पर है शिव, और उसके बाद शमशान में है जो कि दोनों अशुभ है। ओम नमः शिवाय। शिव सबकी रक्षा करें। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:22 तक, अमृत काल अपराह्न 5:32 से 7:20 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:09 से 3:02 अपराह्न तक, गोधूली विला संध्या 6:36 से 6:57 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:17 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त है, हुआ करता है, जो अपराह्न 1:36 से 3:16 तक। गुलिक काल प्रातः 8:36 से 10:16 तक है। यमगंड प्रातः 5:16 यानी सूर्योदय से 6:56 प्रातः तक। वर्ज मुहूर्त प्रातः 6:49 से 8:36 प्रातः तक। भद्रा कल भोर में 4:58 से 5:16 तक यानी कल के सूर्योदय तक। भद्रा का वास पाताल में है जो कि अशुभ है। यहाँ बताते चले, भद्रा का जो समय हमने दिया है 5:16 तक, वह कल के सूर्योदय तक है और पंचांग एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक ही होता है, यानी भद्रा कल 5:16 के बाद भी जारी रहने की संभावना है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार ग्रह की स्थिति को अगर देखते हैं तो सूर्य देव शक्तिशाली है, बुध देव वक्री और अस्त होते हुए भी शक्तिशाली है, बृहस्पति देव शक्तिशाली है, शुक्र देव शक्तिशाली है, शनि देव शक्तिशाली है।
चंद्रमा दूसरे राशि में भ्रमण करने के लिए तैयार है, इसलिए वो कमजोर है। और मंगल देव अभी हाल ही में कन्या राशि में आए हैं, इसलिए वे भी कमजोर। राहु देव केतु देव पहले से कमजोर चल रहे हैं। शनि देव और बुध देव बकरी है, तथा बुध देव अस्त भी है, बकरी के साथ साथ अस्त भी है। और शनि के नक्षत्र में, चंद्रमा के राशि में है। और इस प्रकार चंद्रमा कन्या राशि में और बुध देव कर्क राशि में, दोनों का आपस में राशि परिवर्तन। इस प्रकार राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 4 ग्रह, सम राशि में 1 ग्रह है, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। बुध सबस की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह, 4 ग्रह हैं। चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह हैं, और मंगल तथा शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें यदि, तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और स्व नक्षत्र में 1 ग्रह। अपने नक्षत्र में शनि देव जो बकरी चल रहा। बृहस्पति और राहु ऐसे ग्रह हैं जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु बृहस्पति के नक्षत्र। इस प्रकार केतु और चंद्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह। शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु और चंद्र के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं, और सूर्य देव शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। ग्रहों के नक्षत्र की चर्चा जो हम कर रहे हैं, यह स्पष्ट आपको अगली प्रस्तुति में होगा, जो 9 तारा चक्र पद्धति कि ग्रहों के मालिक, नक्षत्रों के कैसे ग्रह मालिक हुआ करते हैं, अब ग्रह के मालिक नक्षत्र कैसे। तो चलिए अगली प्रस्तुति में हम चलते हैं। अगली प्रस्तुति में चलने के पहले ग्रहों का गोचर की स्थिति जो जुलाई मास का है वह देखते हैं। तो अब कोई भी ग्रह इस मास में गोचर नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा आज राशि परिवर्तन कर लेंगे, इसके बाद कोई ग्रह गोचर नहीं है, और आज माह का अंतिम तिथि भी है। बुधदेव 11 अगस्त तक अस्त रहेंगे, शनि देव 28 नवंबर तक बकरी रहेंगे, और बुध देव 11 अगस्त तक बकरी रहेंगे। तो अब चलते हैं तारा बलम में, जो कि चंद्रमा इस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और स्थायी रूप से कुंडली में कहाँ बैठे, इन दोनों का मिलान करके हम फलित करते हैं। यह तारा बलम पद्धति 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित। तारा बलम इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यह चंद्रमा के केवल एक तारा के नाम की स्थिति है, चंद्रमा के गोचर की स्थिति। यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, हम उसको लेकर चलते, और यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित। 9 तारा चक्र पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब तारा बलम देखते हैं तो आज का फल केवल मिलता है, और सभी व्यक्तियों की सारणी एक जगह हो सकती है। किंतु 9 तारा चक्र पद्धति एक अजूबा पद्धति है, और बहुत ही सटीक पद्धति है। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। ने कहा था कि ग्रह के मालिक नक्षत्र होते हैं, क्योंकि मन के अनुसार मन ही मालिक हुआ करता है किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में, और उसके गति में, उसके कार्य में। तो ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। यदि ग्रहों के स्वामी एक तरह से जो उनको कंट्रोल करते हैं, या ग्रह अपना फल नहीं देते, वे नक्षत्रों के फल ही देते हैं। और कुल 27 नक्षत्र ग्रह नहीं,
और इसी को संजो कर जो पद्धति निकाली गई और नवतारा चक्र पद्धति। नवतारा चक्र पद्धति से हम जातक के बारे में, उसके कौन से दशा महादशा का परिणाम कैसा होगा, दशा अंतरदशा का परिणाम कैसा होगा, ये सारी बातें हम जान सकते हैं। तो जब हम यदि जान जाए यदि कि किस दशा महादशा का फल जातक के लिए शुभ होगा और कौन सा अशुभ होगा, तो शुभ स्थिति में वह शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं और अशुभ स्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं चुनौती को सामना करने, जो उनके लिए काफी लाभदायक होता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में यदि बहुत ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, जो दिख रहे हैं, लेकिन जो दिख रहे हैं वो है नहीं, क्योंकि नव तारा चक्र पद्धति के अनुसार कमजोर अवस्था में यदि है, और जो ग्रह कमजोर अवस्था में है वहां पर यदि मजबूत अवस्था में है, तो जहां पर बैठे हुए चाहे किसी भी भाव में बैठे हो, खराब भाव में बैठे हो, तो उस भाव का फल देंगे और शुभता सिर्फ बढ़ा भी दे सकते। यह आकलन कर है, और उस तरह से आकलन करने में मदद मिलता है ग्रहों के फलित। हम जीवन से मृत्यु तक विभिन्न लोगों से मिलते हैं, कुछ स्थायी रूप से, कुछ अस्थायी रूप। स्थायी रूप से हमारे हम जिनके साथ संबद्ध होते हैं वे हमारे लिए फलदायी होंगे। कैसा फलदायी होंगे, शुभ या अशुभ, यह नवतारा चक्र पद्धति से ही जानते हैं। हम अपने नक्षत्र और उनके नक्षत्र से हम आकलन कर सकते हैं और यह जान सकते हैं। इससे हमारी स्थिति में अच्छा बेहतर होती है, बेहतरी होती है, और यह सटीक बताता है। और यही वजह है कि नवतारा चक्र पद्धति पर हमने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर, जिसमें भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली डाली है। आपस में क्या संबंध थे, ये इतिहास के पन्नों में ही नहीं, हर की जुबान पर लिखी है। तो अब यह जो आप हम जानते हैं भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान के आपस के संबंधों की जो हम जानते हैं, नवतारा चक्र पद्धति भी वही फल देता है। तो इसलिए इस सटीकता इसकी प्रमाणित। तो चलिए नवतारा चक्र पद्धति कैसे काम करता है हम उस पर चर्चा करते हैं। नवतारा चक्र पद्धति में हमने कहा था कि 27 कुल नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो ग्रहों के मन जब नक्षत्र होते हैं तो आखिर ग्रह कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, यानी नक्षत्रों के स्वामी कौन ग्रह। तो 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया, पहला से 9वां तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां नक्षत्र तक दूसरा श्रेणी, 19वां से 27वां नक्षत्र तक तीसरा श्रेणी। पुनः बता दें, 3 श्रेणियों में ग्रह नक्षत्रों को रखा गया। पहला श्रेणी में एक पहला नक्षत्र से 9वां नक्षत्र, दूसरे में 10वां नक्षत्र से 18वां नक्षत्र, तीसरे में 19वां से 27वां नक्षत्र। यहाँ आपको बताते चले कि नक्षत्रों की जो क्रम संख्या है वह स्थायी, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। यानी केतु देव को पहला ग्रह, शुक्र देव दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र देव चौथा, मंगल देव पांचवा, राहु देव छठा, बृहस्पति देव सातवां, शनि देव आठवां और बुध देव नौवां। अब ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ने के लिए केतु देव जो पहला ग्रह बने उनके साथ हर श्रेणी का पहला नक्षत्र उनसे जुड़ा गया। यानी केतु देव हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र, इनका स्वामित्व केतु देव को दिया। उसी तरह से दूसरा ग्रह शुक्र बनते हैं। शुक्र को दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व दिया गया। मंगल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंगल देव 5वां ग्रह बनते हैं, तो 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को दिया गया।
और यही क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और इस तरह से नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा गया, यानी कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे और उनका स्वामित्व नक्षत्रों का किसके पास होगा, कौन से ग्रह के पास होगा, वह स्पष्ट तरीके से इन्हें संबंधित किया गया और इन्हें जोड़ा गया। और यह सूची इस प्रकार बनकर आई, जो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे सहेज भी सकते हैं। केतु देव, जैसा हमने कहा था, को पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। उसी तरह से शुक्र को दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र को, मंगल को 5वां, 14वां, 23वां नक्षत्र, तो उसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया। अब फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। किसी जातक का जन्म यदि सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, यानी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ, तीनों में से किसी में, तीनों में से किसी नक्षत्र में यदि होता है, तो इनके स्वामित्व सूर्य देव बनते हैं। और यदि जातक का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, तो पहला ग्रह सूर्य देव होते हैं जातक के लिए, और गणना यहीं से आरंभ हो। पुनः बता दें, जातक का जन्म कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो उसके पहले ग्रह सूर्य देव बनते हैं। और जातक को जन्म के समय जो महादशा आरंभ होती है, सूर्य की ही होती है। तो पहला ग्रह सूर्य देव बने, और यहां से गणना आरंभ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्रह चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा राहु, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां बुध, आठवां केतु और नौवां शुक्र। तो इस जो जातक का कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसके लिए चंद्रदेव, राहुदेव, शनिदेव और केतु तथा शुक्रदेव सुफलित, सुपरिणाम देंगे। वहीं सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए सूर्य देव, मंगल देव, बृहस्पति देव और बुध देव अशुभ परिणाम देंगे, और बुध देव सबसे ज्यादा खराब परिणाम देंगे। और यही इसकी सूची बनी। तो फलित करते समय आप इसे देखें, जन्म मिश्रित फल देता है, अच्छा अक्सर नहीं होता, क्योंकि जातक सबसे ज्यादा सुखी अगर होता है उस समय, तो मां के गर्भ में होता है। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां जो ग्रह बने, वे सुफलदायी होंगे। वही तीसरा, पांचवा और सातवां अशुभ फलदायी। और उनकी जो मात्रा होती है, जो परिमाण होता है, वह जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है, यानी पहले से तीसरा में ज्यादा, तीसरा से पांचवा में ज्यादा और पांचवा से सातवां में ज्यादा। सातवां अति पीड़ादायक, असह्य पीड़ादायक, यहाँ तक कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह भी इसी नक्षत्र में हुआ था। तो अब बताएं आप भी कि यदि हमें पहले से पता चल जाए कि मेरा जन्म इस नक्षत्र में हुआ है और इसके स्वामी ये ग्रह बने, और ये ग्रह हमारे लिए खराब होंगे और ये ग्रह हमारे लिए शुभ होंगे, तो क्या हम महादशा और अंतरदशा का फल पहले से नहीं जान सकते? जान सकते हैं, और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। शुभ फल में शुभ कार्य कर सकते हैं, और अशुभ फल के लिए हम चुनौती सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उसी तरह कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी बनकर यदि मंगल देव बैठे हुए हैं या बुध देव बैठे हुए हैं बहुत अच्छी स्थिति में, लग्नेश भी हैं,
और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो फल कैसे देंगे? ये नैर्धन्य है। इससे अगर कृतिका नक्षत्र, कृतिका उत्तरा फाल्गुनी है या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए नैर्धन्य है। अच्छा फल कहाँ से देंगे? उनके पास शक्ति कहाँ है? उनके नक्षत्र तो का होते हुए तो नक्षत्र का परिणाम देंगे, और ये नक्षत्र उनके लिए अशुभकारी होंगे, इसलिए हम पहले से जान सकते। उसी प्रकार यदि में हमारा जन्म, उदाहरण स्वरूप यदि हमारा जन्म कृतिका उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो हमारे लिए मंगल, मृगशिरा, चित्रा, रविष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती के नक्षत्र के जन्म जातक के लिए, जातक हमारे लिए परेशानी का विषय बन सकते। तो ये सारी चीजें हम जान सकते हैं नवतारा चक्र पद्धति से, इसलिए आप इसे जरूर देखें। और यहाँ पर आपको बताया कि जो हमने सुना है कि नवतारा चक्र पद्धति पर कुछ, उन्हें आदर सहित हम इनकी निंदा नहीं करते, कुछ ज्योतिषगण 10,000 से 22,000 रुपए तक केवल नवतारा चक्र पद्धति को निकालने के लिए लेते हैं कि आपके कौन कौन ग्रह शुभ है, कौन कौन ग्रह अशुभ, और कितना आसान है। आप इस कचरे में न पड़े, पैसा न गवाएं। हाँ, इस पोस्ट को, हमारी नवतारा चक्र पद्धति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे कहीं गलत अपने पैसे को, जो कमाई का पैसा है, इस छोटी सी चीज के लिए गंवाए नहीं। तो चलिए, आज अब हम आपको नवतारा चक्र पद्धति पर से लेकर हम लेकर आते हैं अब आज चंद्रमा का गोचर क्या कहता है। आज चंद्रमा का गोचर चित्रा नक्षत्र में है, और वह रात्रि के, मध्य रात्रि के 0:41 तक, उसके बाद वो स्वाति नक्षत्र में जाते हैं। तो और आप देखें एरो से कि यदि जातक का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो जातक के लिए पहला जो मध्य रात्रि 0:41 तक है, वह शुभकारी है, और उसके बाद अशुभकारी। दूसरा अगर हम नक्षत्र लेते हैं, तो किसी जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, तो दोनों जो नक्षत्र बनते हैं, दोनों जो फल देते हैं, और दोनों शुभकारी। और इसी तरह से हम आज का दिन कैसा होगा, ये हम जब जान जाते हैं, तो आज हम कोई नया काम करना चाहें तो हम क्या उसे करेंगे? नहीं करेंगे। सलाह यही दिया जाता है कि अब उसे शुभ समय, शुभ दिन में करें, और रिस्क नहीं। फिर भी कुछ लोगों का सुझाव आया था कि कुछ तो उपाय हो सकता है। तो बंधु, उपाय रिस्क भरा हो सकता है, क्योंकि उपाय जो भी हम बताने जा रहे हैं वह प्रमाणित नहीं है। इस भ्रम में नहीं रहे कि उपाय करने से यह का लाभ हो सकता है। इसलिए फिर भी हम उपाय के तौर पर आपके सामने उपस्थित करते हैं। यदि जन्म तारा में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरि में है तो नमक का दान करें, और नैर्धन्य में है तो फिर बहुत खराब स्थिति है, उसे त्यागे, कार्य नहीं करे। बहुत उसमें भी अगर मजबूरी हो गई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। यहाँ बताते चले, ये जो नौ तारा, ये तारा बलम आज का दिन के बारे में, यह विशेष परिस्थितियों के लिए भी है, और रूटीन जो कार्य है उसके लिए नहीं। यानी नौकरी पर जाना, यदि किसी व्यक्ति का यात्रा में जाना है और आज विपत तारा के अंतर्गत उसका फल है, तो हम सलाह देंगे यात्रा नहीं करने के लिए। लेकिन अगर वह, उसकी ड्यूटी ही यही है यात्रा करने वाली, उदाहरण स्वरूप रेलवे का टीटी,
गार्ड, ड्राइवर, फिर उसके लिए रूटीन मैटर है। और इसमें इस तारा बलम का उपयोग न करें। बहुत उपयोगी है और इसलिए सावधान रह करके, और सटीक फल देता है। तो चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं अगली प्रस्तुति में, जो चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल। तो चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में है, और आज गोचर जिस राशि में कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल। तो इसे देखने के लिए आज चंद्रदेव का 11:15 पर राशि परिवर्तन है, जब वे कन्या से तुला राशि में जाएंगे, यानी बुध की राशि से निकलकर शुक्र की राशि में जाएंगे। और इसे चंद्र बलम कहा जाता है। बता दें आपको, आप अपनी जन्म राशि के अनुसार देखें, लगन के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार नहीं देखें। यानी चंद्रमा जिस राशि में है उसी के अनुसार जन्म कुंडली में, उसी के अनुसार फल देखें। तो आज जब तक कन्या राशि में चंद्रमा है, तब तक के लिए मेष राशि के वाले जातक के लिए कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु तथा मीन राशि के जातक के लिए दिन उत्तम होने के संकेत है। शेष राशि के जातक सावधान रहने की जरूरत है। और जब ये तुला राशि में आते हैं, तो जो शुभ फल प्राप्त होंगे, मेष राशि, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहा है। तो ये राशि के जातक और जो शेष राशि के जातक सावधान रहे। अब हम आपको ले चलते हैं अपनी चौथी प्रस्तुति में, जो चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त बताता है, शुभ और अशुभ काल बताता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वह कार्य चाहे पूजा पाठ से संबंधित हो, या पहली बार कोई कार्य करने जा रहे हो तब हो, या विभिन्न रोजमर्रा के कार्य, यह चौघड़िया मुहूर्त बहुत ही उपयोगी होता है। और इसको उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया यूट्यूब पर अलग अलग पोस्ट किए। आप उसे देखें, आपके लिए वह ज्ञानवर्धक और लाभकारी होगा, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। हम्म। तो चौघड़िया, दिन के 8 चौघड़िया होते हैं और रात के 8 चौघड़िया होते हैं, लेकिन सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, पहला चौघड़िया की ही पुनरावृत्ति अंतिम वाले चौघड़िया में, यानी आदि का जो चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। दिन के क्रम में भी वही, रात के क्रम में भी। इस प्रकार हम चौघड़िया को देख, तो चौघड़िया 7 हुए। सातों चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से हुआ। और हम जानते हैं कि सर हर दिन के स्वामी कोई ना कोई ग्रह बनते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध 7 ग्रहों से हुआ। और ये 7 ग्रह विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी है, अधिकृत। इसलिए 7 चौघड़िया विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी। इसको देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि चौघड़िया जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं, कहीं दिन का चौघड़िया जो होता है वह
वार बेला, काल बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। तो कहीं जिस कार्य को हम आज करने जा रहे हो, आज के चौघड़िया में दिन के पूरी चौघड़िया को और रात का चौघड़िया का आकलन करते हैं, कहीं जो वो चौघड़िया अशुभ स्थिति से अधिव्याप्त हो तो उसका त्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता का तो नामो निशान नहीं, अशुभता के कारण भी, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। और चौघड़िया जो आरंभ होता है, वह जो दिन होता है उसी चौघड़िया से आरंभ होता है, सूर्योदय के समय वही चौघड़िया होता है। यानी आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार का चौघड़िया शुभ चौघड़िया होता है, जिसके स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। अत्यंत ही शुभ ग्रह है, और यह लाभकारी ग्रह भी, विशेष प्रयोजन के लिए, विवाह समारोह आदि के लिए भी उपयुक्त होता है, लेकिन दैनिक दिनचर्या के लिए यह बहुत ही शुभ ग्रह और लाभकारी। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया शुभ चौघड़िया से आरंभ होगा दिन का, और दिन का चौघड़िया शुभ चौघड़िया से समाप्त। रात्रि का चौघड़िया अमृत चौघड़िया से आरंभ है और अमृत चौघड़िया से समाप्त है। और आप देखें कि अमृत चौघड़िया, काल चौघड़िया और शुभ चौघड़िया जो लगातार 1:36 से लेकर सूर्यास्त तक है, वह अशुभ स्थिति से अधिव्याप्त है। इसलिए जो भी कार्य करने हैं ये अपराह्न 1:36 तक कर लिए जाए, और उसके पश्चात सबसे प्रभावी राहु काल, उसके बाद काल बेला और वार बेला से सभी चौघड़िया अधिव्याप्त। रात्रि का चौघड़िया अमृत चौघड़िया से आरंभ हो रहा है और अमृत चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। इसलिए जो विद्यार्थी जन है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता के लिए, उनसे उनके लिए यह 2:36 से लेकर सुबह 5:16 तक शुभ चौघड़िया है, तो अमृत चौघड़िया है। इसका उपयोग करें अपने ज्ञान अर्जन, पूजा पाठ आदि। तो चलिए आज की चौघड़िया की बातें इतनी ही, कल पुनः दूसरी चौक पर बात करेंगे। अब आपको हम ले चलते हैं दैनिक पंचांग के अंतिम भाग की प्रस्तुति। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। संक्षेप में अंक ज्योतिष के बारे में जान ले, हल्का सा परिचय। विस्तार से हम अंग्रेजी की प्रस्तुति जो करते हैं, थोड़ा सा विस्तार इससे रहता है, और इसका उद्देश्य यही है कि अंक ज्योतिष के बारे में हम सभी जानें, और अंक ज्योतिष का जो उपाय है वो घर पर ही करें। घर घर में कम से कम हर परिवार में एक अंक ज्योतिष। तो चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे ज्यादा हम लंबा नहीं बात कर सकते। संक्षेप में बता दें कि अंक ज्योतिष में एकल अंक पर चर्चा करते हैं। एकल अंक से ही का उपयोग होता है, यानी सिंगल डिजिट 1 से 9 तक। शून्य का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और ये 1 से 9 अंक के बीच में अगर 5वां अंक देखेंगे तो मध्यम अंक होता है, यह सबसे सुंदर अंक होता है। तो जिस जातक का जन्म 2025 में हुआ है, उसके लिए ईश्वर ने 5 अंक देकर भेजा है। तो हर 1 से 9 जो अंक हैं, उसके हर ग्रह के एक अलग अलग स्वामी है। एक के सूर्य, दो के चंद्र, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा के बुध, छठा के शुक्र, सातवां के केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और इन 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 अंकों को अलग अंकों की दुनिया में अलग नाम से जाना जाता है। एक को राजा के नाम से या सरकार के नाम से, दूसरे को रानी के नाम से, तीसरे को गुरु के नाम से, चौथा को शरारती तत्वों के नाम से, पांचवा राजकुमार से, छठा मंत्री से, सातवां धर्मगुरु, आठवां अधीनस्थ या हमसे नीचे के तबके के लोग तथा न्यायालय, नौवां मंगल जिसके स्वामी बनते हैं सेनापति, डॉक्टर, पुलिस। अब आप यहां से संबंध निकाल सकते हैं कि एक अंक में राजा को सबसे ज्यादा परेशानी कहां से हो, या सरकार को।
जिनका एक मूलांक होता है, एक तारीख को जिनका जन्म होता है, उनकी सबसे परेशानी यदि है तो न्यायालय से, और उसका अंक 8 होता है। इसलिए 1 और 8 अंक हमेशा आपस में शत्रु हो। 8 के लिए 1 अंक, 1 के लिए 8 अंक। यदि कहीं कर्मचारी है तो उसकी भी हमेशा उसके यूनियन की ठनती है तो सरकार से। इसलिए 1 8 का संबंध हम ऐसे भी जान सकते हैं कि बिना बताए हुए भी कि इसका संबंध कैसा होगा। 1 और 2 का संबंध कैसा होगा? अच्छा होगा, क्योंकि राजा और रानी का संबंध है। 1 और 3 का संबंध कैसा होगा? अच्छा होगा। राजा का संबंध किसी से खराब नहीं होता, क्योंकि राजा सभी के लिए राजा है। लेकिन ठनती है सरकार को, कोई कब्जे में लेना चाहता है तो न्यायालय, सरकार से ठनती है तो अधीनस्थ कर्मचारियों से, अपने नीचे तबके के लोगों। इसलिए एक तो राजा को अगर किसी से भी अति शत्रुता है तो वो 8 अंक वाला। इसी तरह से हम यह देखते हैं कि हमारे पास जन्म तिथि जो होता है वो स्टैटिक डेटा होता है, और उसके बाद अपने कर्मों से हम अंकों को जोड़ते हैं। नामांक को भी अंकों में परिवर्तित कर सकते हैं, और वो नामांक परिवर्तित करने का तरीका है कि अंकों में जो नाम हमारा है उसमें जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उनका अंकीय मूल्य होता है। उस अंकीय मूल्य से उसे परिवर्तित कर लें और फिर उसे जोड़ें, और तब देखें कि जो अंक आए हैं कुल योग एकल अंक में परिवर्तित कर, वह मूलांक और भाग्यांक, मूलांक होता है जन्म तिथि का टू योग, और भाग्यांक होता है जन्म तिथि माह और वर्ष का योग, इससे एकल अंक में। और इस ये के शत्रु हैं या मित्र। यदि शत्रु हैं फिर जीवन में समस्याएं रहेंगी। इसलिए आरंभ में ही यदि ठीक कर लिया जाए तो आज आजीवन हमारे पास समस्याओं का की कमी रही, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर कहीं से जहाँ तक को मिलता है तो नाम से ही मिलता है। और ये डायनेमिक होते हुए भी, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, ये स्टैटिक होता है, क्योंकि नाम और अधिकांश लोग नहीं बदलते। मोबाइल नंबर बदल सकता है, गाड़ी नंबर बदल सकता है, मकान नंबर बदल सकता है, शहर का अंक बदल सकता है, एक शहर से दूसरे शहर में जा सकते हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा सकते हैं, नौकरी बदली जा सकती है, लेकिन नाम नहीं बदलता। इसलिए जन्म तिथि ईश्वर द्वारा प्रदत्त स्टैटिक डेटा है, और नामांक दूसरा ईश्वर जो माता पिता है उनके द्वारा प्रदत्त है, इसलिए डायनेमिक एंड स्टैटिक होता है। इसलिए कहा गया है नामांक अच्छे होने चाहिए, और जब अच्छे नामांक होंगे तो शुभ फलकारी। यह सूची है कि ये मूलांक और भाग्यांक यदि 1 से 9 तक यह है, तो उनके जो नामांक या कोई भी अंक जो प्रयुक्त कर रहे हैं वह ये अंक नहीं होना चाहिए। जैसे 1 अंक वालों के लिए, 1 मूलांक वालों के लिए या भाग्यांक के लिए 8 अंक, 2 के लिए 4 6 8 9, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8 9 4 2, 6 के लिए 3 9, 7 के लिए 7 9 3, 8 के लिए 1 2 9 4 8, और 9 के लिए 6 4 2 8 9। इसलिए यदि गाड़ी संख्या भी इस पर जाती है तो परेशानी हो सकती है। तो चलिए फिर चर्चा कुछ अभी बाद में, कुछ थोड़ा सा विस्तार से अंग्रेजी की प्रस्तुति जो अलग से। अब चलते हैं आज का दिन कैसा होगा। आज की तिथि 31 जुलाई 2025, और 4 और 2 का कॉम्बिनेशन। 2 चंद्रमा बने, 2 के शासक ग्रह, 4 के राहु। 2 रानी के रूप में जाना जाता है 4 सामाजिक तत्वों के। फर्स्ट है, रानी का संबंध ज्यादा ग्रहों से अच्छा नहीं है, और आपस में भी 4 2 का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होगा। इसलिए 4 2 का जिनका जिस व्यक्ति का भी कॉम्बिनेशन होता है मूलांक और भाग्यांक, वे नामांक को तुरंत ठीक करने की व्यवस्था करें, नहीं तो परेशानी ज्यादा हो सकती है। और आज का दिन देखें तो 2 अंक वालों का मतलब, यानी आज का दिन किन किन जातकों के लिए शुभ फल देने देकर लेकर आया है। तो मूलांक 1, जिनका जन्म तिथि 1 10 19 28 को है। मूलांक 2,
जिनका 2/11/2029 को है। मूलांक 3 जिनका जन्म तिथि किसी भी माह के 3/12/21 को है। मूलांक 5 जिनका जन्म 5/14/23 को है। इनके लिए दिन अशुभ। 6 मूलांक वाले के लिए दिन सामान्य होने की संभावना है। 6 जिनका जन्म 6/15/24 को हुआ है, क्योंकि 6 और 2 का संबंध तटस्थता का है। शेष अंक वाले जिनका मूलांक 4 है, जन्म तिथि 4/13/22/21 को हुआ है। जिनका मूलांक 7 है, यानी 7/16/25 को जन्म हुआ है। 8 मूलांक वाले 8/17/26 को जन्म हुआ है। और 9 मूलांक वाले 9/18/27 को जिनका जन्म तिथि है देवी माँ का, उनके लिए दिन क्षेत्र के संकेत नहीं मिल रहे। और सबसे खराब स्थिति जो है वह 8 मूलांक वाले के लिए, चूंकि यहाँ पर स्टार भी शून्य मिल रहे हैं। स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें और अपने आप को बैलेंस रखने का भी व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ अंतिम पड़ाव पर आ गए। प्रस्तुति को यहाँ समाप्त करने का इजाजत चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग। नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें। सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि इसे साझा करें मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि 5 जो हमने प्रकार की प्रस्तुति की है, सब अपने में अनूठा अलग अलग विषयों पर, वह हम सभी के लिए उपयोगी हो। और उनके उपयोगिता में, यदि उनके जीवन उपयोगिता से, उनका उपयोग करने से यदि उनके जीवन में शुभता आती है तो वे इस शुभता के लिए हम एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलिए, आज इतना ही। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आप आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हरि विष्णु की कृपा, बृहस्पति देव की कृपा बने रहे। जय बृहस्पति देव, जय श्री कृष्ण।